हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मास्टर्स। टैली का ये दूसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर में मैंने आपको कंपनी इन्फो के बारे में बताया। कंपनी इन्फो में सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, डेट, पीरियड और उसके बाद इसके अंदर कुछ ऑप्शंस, जिसमें से बेसिकली अभी आपको अल्टर ही बताया गया है, जिसका यूज कंपनी के नाम को चेंज करने या किसी भी डिटेल को चेंज करने, साथ ही कंपनी को डिलीट करने के लिए भी किया जाता है। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे मास्टर्स के बारे में। मास्टर्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मास्टर्स में हम उन चीजों को बनाते हैं जिसका प्रयोग, जिसका यूज आगे चलकर हम अकाउंट्स के लिए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एंट्री पास करते हैं, राम अकाउंट DR टू सेल्स। यहां राम और सेल्स क्या है? ये दोनों लेजर हैं, तो इसे हम यहां मास्टर्स में ही बनाएंगे। इसी तरह आगे चलकर जब हम इन्वेंट्री यूज करेंगे, जहां स्टॉक आइटम को यूज करते हैं, तो उसके लिए हम स्टॉक आइटम भी बनाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। तो मास्टर्स को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। अकाउंट्स इन्फो, जहां सिर्फ अकाउंट्स रिलेटेड चीजें जैसे ग्रुप, लेजर और वार्षो टाइप बनाया जाएगा या उसे देखा और डिलीट भी किया जाएगा। फिर आता है इन्वेंट्री इन्फो में। इसमें काफी सारी चीजें होती है जो बेसिकली इन्वेंट्री से रिलेटेड ही होती है। थर्ड है क्विक सेटअप। इसमें बेसिकली टैक्सेशन को क्विकली सेट करने का तरीका दिया रहता है। इसके बारे में हम इस बुक में नहीं पढ़ने वाले हैं। सो अभी हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है ग्रुप। ग्रुप यानी समूह। एक जैसी चीजों को एक जगह लाना ही ग्रुप कहलाता है। टैली में बाय डिफॉल्ट ग्रुप भी दिए रहते हैं, जिनकी संख्या 28 होती है। ये एक अलग से ग्रुप हमने बनाया है, तो टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से कि 15 प्राइमरी, ये आप देख सकते हैं, ये 15 ग्रुप प्राइमरी होते हैं और बाकी 13 सब ग्रुप होते हैं। इनका यूज लेजर्स को उनके अकाउंटिंग नेचर के हिसाब से ग्रुप करने के लिए किया जाता है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ग्रुप को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक एज पर टैली और दूसरा एज पर अकाउंटिंग नेचर। एज पर टैली इसे हम 2 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टैली में टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से 15 ग्रुप प्राइमरी होते हैं और 13 सेकेंडरी ग्रुप। ये सेकेंडरी ग्रुप किसी न किसी प्राइमरी ग्रुप के अंडर ही बनाए जाते हैं। एज पर अकाउंटिंग भी ये 2 तरह के होते हैं, रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू। अकाउंटिंग नेचर में इस रेवेन्यू ग्रुप को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं, जबकि नॉन रेवेन्यू ग्रुप को हम कहां रखते हैं? बैलेंस शीट के अंदर में। रेवेन्यू ग्रुप ऐसे लेजर जो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, जो कमाई के लेन देन से संबंधित हो। बेसिकली रेवेन्यू वर्ड का मतलब होता है इनकम, कमाई। हर तरह के ट्रांजैक्शन रेवेन्यू ट्रांजैक्शन नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने दोस्त को 10,000 रुपए उधार देता हूं, तो इससे मेरी इनकम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यह एक प्रकार का कर्ज है, लायबिलिटी है मेरे दोस्त की, लेकिन मेरा क्या है? एसेट्स। लेकिन यहां पर कहीं भी इनकम या एक्सपेंस का कोई भाव तब तक नहीं आता जब तक कि इसके बदले में मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो या यहां मेरा कोई लॉस ना हो। सो सिर्फ किसी को उधार देना ही किसी भी तरह से रेवेन्यू ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रेवेन्यू ग्रुप। इसमें वो ट्रांजैक्शन रखे जाते हैं, ऐसे लेजर्स को रखा जाता है जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड हो। जैसे सेल, अगर हम सेल करते हैं तो इससे हमारी इनकम बढ़ती है। परचेज इनकम को इफेक्ट करेगा। एक्सपेंस, इनकम्स, तो इससे रिलेटेड जो लेजर्स होते हैं उसे हम रेवेन्यू ग्रुप में डालते हैं। टैली में टोटल 6 रेवेन्यू ग्रुप्स होते हैं, परचेज, सेल्स, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इसी तरह नॉन रेवेन्यू ग्रुप्स वो ग्रुप होते हैं जो कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं होते। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया,
कुछ एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, लोन्स एंड लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नॉन रेवेन्यू ग्रुप में सबसे पहला जो हमारा ग्रुप आता है वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल यानी कि पूंजी से संबंधित। जो भी कोई बिजनेस होता है उसके कोई मालिक होते हैं। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म हो तो उसमें उसे क्या कहेंगे हम? प्रोप्राइटरशिप के मालिक को हम कहेंगे प्रोप्राइटर। जबकि अगर पार्टनरशिप फर्म हो तो उसमें पार्टनर्स होते हैं। इसी तरह जब हम किसी कंपनी की बात करें तो वहां पर मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो इनसे रिलेटेड जो लेजर होंगे, जो पैसा ये इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस को चलाने के लिए लगाएंगे, उससे रिलेटेड जो लेजर्स होंगे उसे हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रमन कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनरशिप फर्म हो तो पार्टनर्स जो उनके नाम होंगे वो हम डाल सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट etc। कैपिटल अकाउंट के अंदर एक सब ग्रुप भी आता है जो है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व, हम सभी बाइक चलाते हैं। बाइक में पेट्रोल को रिजर्व में रखने का एक ऑप्शन होता है। क्यों? ताकि ऐसे वक्त में जब हमारे पास एनफ पेट्रोल ना हो तो हम उसे यूज कर सके। इसी तरह बिजनेस में भी ऊपर नीचे चलता रहता है। हो सकता है कि कभी आपकी कंपनी में इनकम कम हो, तो ऐसी स्थिति में खर्चों को पे करने के लिए हम क्या करेंगे? तो जब इनकम ज्यादा होती है तो कंपनी अपने इनकम का एक पार्ट सेव करके रिजर्व के रूप में रख लेती है, ताकि आगे चलकर जब भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो उसे यूज किया जा सके। ऐसे लेजर्स को, इससे रिलेटेड जो लेजर्स होते हैं उसे हम रिजर्व एंड सरप्लस में डालते हैं। अब जब हमारे पास अपना पैसा ना हो, हम कोई बिजनेस चला रहे हो, अपना पैसा हमारा कम पड़ रहा हो, तो हम क्या करते हैं? हम लोन लेते हैं। तो अगला हमारा ग्रुप है लोन्स लायबिलिटी। दो तरह के लोन हो सकते हैं, आप लोन दे भी सकते हो या आप ले भी सकते हो। यहां हम कैसे लोन की बात कर रहे हैं? जो हमने लिया है। अब जो हम लोन लेते हैं उसे दो भागों में बांटा जाता है। एक है मार्केट रिलेटेड लोन, दूसरा बैंक लोन। बैंक लोन को यहां हम किस नाम से जानेंगे? बैंक ओडी, या इसका दूसरा नाम है बैंक ओसीसी अकाउंट। ओडी का मतलब होता है यहां ओवर ड्राफ्ट, जबकि ओसीसी या इसको कभी कभी सीसी भी कहा जाता है, इसका मतलब होता है ओवर कैश क्रेडिट। नाम में डिफरेंस है बट बेसिकली टर्म्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो हम यहां इन दोनों को एक ही मानेंगे। तो हमारा लोन्स लायबिलिटी का पहला ग्रुप कौन सा है? बैंक ओडी या बैंक ओसीसी। अब मार्केट लोन को फिर हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड मीन्स जो किसी न किसी चीज के अगेंस्ट में लिया गया हो, मीन्स जमानत पर लिया गया हो, जैसे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। गोल्ड लोन, अक्सर आपने गोल्ड लोन का ऐड देखा होगा। तो गोल्ड लोन क्या होता है? यह होता है सिक्योर्ड लोन। इसी की तरह दूसरा लोन आता है हमारा अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन वो होता है जो किसी जमानत पर नहीं लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी फ्रेंड से अपने लोन ले लिया, लोन फ्रॉम एनीवन विदाउट मॉर्गेज, मीन्स कोई भी जमानत या मॉर्गेज के बिना आपने लोन लिया भरोसे पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिक्योर्ड लोन। तो ये है हमारे लोन्स लायबिलिटी के तीन ग्रुप।
कौन कौन से? सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन एंड बैंक ओडी ओसी। फिर से बता देता हूं, सिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जो किसी न किसी चीज को गिरवी रखकर यानी कि जमानत पर लिया गया हो। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जो बिना जमानत के लिया गया हो, जिसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं रखा गया हो। ज्यादातर भरोसे पर ये लोन हम रिलेटिव से उठा सकते हैं। तीसरा है बैंक ओडी या बैंक ओसीसी। बैंक से किसी भी प्रकार का लिया गया लोन बैंक ओडी या बैंक ओसीसी कहलाता है। एग्जाम्पल, यूको बैंक लोन अकाउंट, एसबीआई ओडी अकाउंट, ईटीसी। तो ऐसे जो भी लेजर होंगे उसे हम किसके अंदर डालेंगे? बैंक ओडी के अंदर में। टैली में बैंक ओसीसी को बैंक ओडी का ही एक एलियास या दूसरा नाम के रूप में रखा गया है। सो अगर आप वहां बैंक ओडी प्रेस करें या बैंक ओसीसी, बात एक ही रहती है। इसके बाद आता है करंट लायबिलिटीज। डे टू डे ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के कारण जो भी लायबिलिटीज बनती है उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, यहां हम जिससे माल खरीदते हैं उसका जो बकाया हो वो। इसके अंदर भी 3 सब ग्रुप्स आते हैं। पहला है प्रोविजन। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। कभी भी कोई भी एक्सपेंस उस महीने में पे नहीं किया जाता जिसमें वो ड्यू होता है। फॉर एग्जांपल, अप्रैल में जो सैलरी होती है, जो अप्रैल की सैलरी है किसी भी स्टाफ की, क्या वो अप्रैल में पे की जाती है? नहीं। वो कब पे की जाती है? जून, मई, जून, जुलाई, उसके बाद ही पे की जाएगी। एक जनरली अगले मंथ में ही पे कर दी जाती है। लेकिन जब हम अकाउंट्स की बात करें तो हमें उसे उस ही मंथ में दिखाना होता है जिसमें वो ड्यू हुई हो। सो एग्जाम्पल एक यहां हम बनाते हैं, सैलरी ऑफ अप्रैल 2015 रुपीज 5000 ड्यू ऑन अप्रैल 2015 की 5000 की सैलरी 30/4 को ड्यू होती है, तो उसकी एंट्री में पास करनी है। ये सिर्फ ड्यू हो रही है, हम इसे पे नहीं कर रहे, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री हम क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट DR टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट ही है प्रोविजन अकाउंट। समझ में आई बात? जो चीजें हम प्रोविजन कर देते हैं आगे के लिए, ऐसे खर्चे जो पे नहीं किए जाते हैं, इसके अंदर कौन सी चीजें आएंगी? जिसमें आउटस्टैंडिंग लिखा हो, अनपेड लिखा हो, ड्यू लिखा हो, ये सारे वर्ड्स जिन लेजर्स के साथ जुड़े रहते हैं उसे हम प्रोविजन में डाल सकते हैं। आगे चलकर जब हम इस खर्च को पे करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे होगी? सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट DR टू कैश या बैंक जिससे आप इसे पे करना चाहते हो। सो ये हमारा प्रोविजन, जो खर्च हम पे नहीं करते हैं या जो ड्यू हो गया है, पे अभी तक किया नहीं है, उसे हम प्रोविजन में डाल सकते हैं। अगला हमारा ग्रुप है ड्यूटीज एंड टैक्सेज। टैक्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, टैक्स ऐसा पैसा जो हम सरकार को देते हैं अपने काम, सर्विस, इनकम के बदले, उसे हम कहते हैं टैक्स। और ऐसे टैक्स को हम किस में डालेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। लेकिन यहां पर भी एक थोड़ा सा अंतर है।
टैक्सेस बेसिकली दो तरह से हम बांट सकते हैं, एक जो रिफंडेबल होते हैं और दूसरा नॉन रिफंडेबल। अब ये रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल क्या होता है, इसे फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। वैट, जो रजिस्टर्ड डीलर होते हैं उन्हें वैट अपने जेब से नहीं पे करना होता। कैसे? सपोज कीजिए वो कोई एक माल खरीदते हैं, परचेज्ड गुड्स इन रुपीज 1000 एंड वैट 5% एक्स्ट्रा। उन्होंने 1000 रुपये में माल खरीदा जिस पर 5% वैट एक्स्ट्रा लगा, तो 1000 प्लस 5% 1000 का 50 रुपीज। सो टोटल अमाउंट उन्होंने कितना पे किया? 1050। अब 1050 में ये 50 रुपीज एज अ टैक्स उन्होंने गवर्नमेंट को पे किया। अगेन जब ये माल बेचा जाएगा फिर इस पर हम उनसे 5% टैक्स वसूलते हैं। तो अब इसकी कीमत क्या हो गई? 2000 प्लस 5%, 100 इज इक्वल टू 2100। सो टोटल पैसा भी हमारे पास कितना आया? 2100, जिसमें से कि 100 रुपीज एज अ टैक्स। तो टोटल टैक्स हम कितना पे कर रहे हैं सरकार को? $100, ये जो यहां हमने लिया है, माइनस ये 50 जो हम सरकार को पहले पे कर चुके हैं 50। अब हम सरकार को कितना पे करेंगे? 50। सो अगर आप गौर से यहां देखेंगे तो दुकानदार की जेब से कुछ भी नहीं जाता। 50 उसने पहले पे किया था, इसका रिफंड ये ले चुका है, और 50 इसने और अभी गवर्नमेंट को पे किया। अगेंस्ट दैट 100 सेल करते समय ऑलरेडी अपने कस्टमर से भी 100 ले चुका है। तो ऐसे में कस्टमर के जेब से टैक्स नहीं जाता है। इस तरह के टैक्सेस को हम क्या कहेंगे? रिफंडेबल टैक्स। लेकिन कुछ ऐसे टैक्सेस भी होते हैं जो रिफंडेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल एंट्री टैक्स। जब आप किसी और स्टेट से माल मंगाते हो तो जिस स्टेट में उसे मंगाया जाता है वह स्टेट गवर्नमेंट उस पर कुछ टैक्स लगाती है एंट्री टैक्स के नाम से। 1% 2% तक ये जा सकता है। तो अगर सपोज कीजिए आपने कोई मटेरियल खरीदा 1000 में और इसमें एंट्री टैक्स लग गया 2%, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो गई? 1020। अब ये पूरे का पूरा 1020 आपके ही जेब से लगेगा। दैट मीन्स आप कस्टमर से इसे अलग से चार्ज नहीं कर सकते। ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं? नॉन रिफंडेबल। ड्यूटी एंड टैक्सेज में हम ऐसे ही टैक्स को डालेंगे जो कि रिफंडेबल हो। इसमें सिर्फ रिफंडेबल टैक्सेस को डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टैक्सेस रिफंडेबल नहीं होते हैं तो वो क्या होते हैं? वो तो हमारी परचेज कॉस्टिंग में जुड़ जाती है। तो ऐसे टैक्सेस को हम परचेज अकाउंट या डायरेक्ट एक्सपेंस जैसी कंपनी की पॉलिसी हो उसमें डाल सकते हैं। सो ये है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेज। इसके बाद आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर जिनसे हम बेचने के लिए उधार में माल खरीदते हैं उसे इसमें डालते हैं। अब इसे क्रेडिटर क्यों कहते हैं? कोई भी जब परचेज की एंट्री होती है तो उसमें एंट्री क्या लिखी जाती है? परचेज अकाउंट DR टू, अगर हम रमेश से माल खरीदते हैं तो रमेश अकाउंट, तो ये हमेशा क्या होगा? रमेश क्रेडिट, इसीलिए इसे क्रेडिटर कहा जाता है। सो ये बेसिकली आपके स्मरण के लिए मैं बता रहा हूं, इससे आप अच्छी से चीज़ों को पकड़ सकेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है? सप्लायर जो हमें
उधार में माल सप्लाई करता है, जिनको हम पैसा देंगे, उसे हम कहेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर के बाद आपका करंट लायबिलिटी का ग्रुप खत्म हो जाता है। इसके बाद है ब्रांच एंड डिवीजन। नाम से काफी स्पष्ट है, आपकी कंपनी के जो भी ब्रांचेज होगी उसके अकाउंट आप इसमें रख सकते हैं, जैसे भिलाई ब्रांच अकाउंट, राजेंद्र नगर ब्रांच अकाउंट etc। ध्यान रखें कि इसमें आप अपने ब्रांच के साथ के ट्रांजैक्शंस को ही रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ब्रांच जो भी ट्रांजैक्ट वहां करती है वो इसके अंदर मेंटेन कर सकेगी। ये एक तरह से आपके पार्टी लेजर के रूप में ही काम करेगा, ठीक है। दूसरा है, और ये आपके नॉन रेवेन्यू ग्रुप के लायबिलिटी साइड का लास्ट ग्रुप है सस्पेंस अकाउंट। अभी तक हम जितने भी ग्रुप पढ़ रहे थे वो सभी लायबिलिटी से रिलेटेड थे। इसके बाद सस्पेंस के बाद जो भी हम ग्रुप पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, एसेट्स से। तो नाम से यहां भी आप देख सकते हैं काफी स्पष्ट है, सस्पेंस मींस ऐसी चीज जिसके बारे में हमें सही से पता नहीं है। काफी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं जिनके नेचर के बारे में हम क्लियर नहीं बता सकते। एग्जांपल ये है कि मान के चलें कि बिलासपुर में मेरी 5 ब्रांचेज, सभी वहां में ट्रांजैक्शन करते हैं वहां से मुझसे। तो आज किसी ब्रांच ने इंडसइंड बैंक के बैंक अकाउंट में हमारे 10,000 रुपए डाल दिए, लेकिन वहां पर उसने मेंशन नहीं किया और न ही उसने हमें कम्युनिकेट किया, या किसी तरह से हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को यह बात पता नहीं चली कि पैसा किस पार्टी ने डाला। क्योंकि वहां 5 पार्टीज हैं तो हम किसी के नाम पर ऐसे ही नहीं डाल सकते उसको। तो एक बार हम उसको क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे फॉर टाइम बिंग। आगे चल के जैसे ही डिटेल मिलेगी, क्लियर हो जाएगा, हम उससे स्लिप मंगाएंगे कि भाई आपने पैसा डाला है तो आपके पास बैंक स्लिप होगी, आप उस बैंक स्लिप को हमारे पास भेजिए, मैच करेंगे। अगर मैच हो जाता है तो फिर हम उसको ट्रांसफर कर देंगे रेगुलर अकाउंट में। यहां भी इस बात को ध्यान रखें कि सस्पेंस अकाउंट कभी भी कोई अकाउंटिंग ग्रुप नहीं होता है, बल्कि ये एक तरह से आपका कन्वीनियंट ग्रुप है जो टैली आपके सहूलियत के लिए आपको देती है ताकि आपका अकाउंट बीच में ना रुके। सो बैलेंस शीट बनाने से पहले, फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, रिपोर्ट्स बनाने से पहले किसी भी तरह से इसे खत्म करना जरूरी ही है। सस्पेंस अकाउंट में किसी भी एंट्री को ज्यादा दिन न रखें, जैसे भी हो उसे डिटेल मंगाएं और जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करें। सो यहां आपका नॉन रेवेन्यू ग्रुप्स का लायबिलिटी पार्ट खत्म होता है। जो भी ग्रुप्स हम पढ़ रहे थे वो था लायबिलिटी। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट के अंदर में रिजर्व एंड सरप्लस, इसका सब ग्रुप है। दूसरा है लोन्स एंड लायबिलिटी, इसके अंदर 3 सब ग्रुप आते हैं, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन एंड बैंक ओडी, या इसका दूसरा नाम बैंक ओसीसी अकाउंट। उसके बाद ग्रुप आता है करंट लायबिलिटी, डे टू डे ट्रांजैक्शंस के कारण बनने वाली लायबिलिटीज। इसके अंदर भी 3 सब ग्रुप है, पहला है प्रोविजन, दूसरा है ड्यूटीज एंड टैक्सेज और तीसरा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके बाद 2 और ग्रुप आते हैं, पहला है ब्रांच डिवीजन और दूसरा है सस्पेंस अकाउंट। यहां तक आप लोग अच्छे से इसे पढ़ लें। कुछ एग्जांपल्स अगर आप टीचर से लेना चाहें तो लें, उसे भी बनाएं और फिर आगे जो एसेट्स पार्ट है नॉन रेवेन्यू ग्रुप का उसे पढ़ें। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसे पढ़ें। तो इनके बारे में आपको डिटेल अगले वीडियो में दी जाएगी। टिल देन, थैंक यू।